उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह और आजम खान के साथ अमर सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अगर कोई नाम चर्चा में है या फिर कोई चर्चा में है तो सिर्फ दो नाम, एक तो मुलायम और दूसरे आजम। हालांकि गाहे बगाहे अमर सिंह का भी नाम आ ही जाता है, लेकिन आजम खान इन दिनों कुछ खफा खफा से चल रहे हैं। सवाल यही है, सिस्टम में खामी है या फिर दोनों के बीच दूरियां हैं। वैसे ये बात तो सच है कि जैसे जैसे अमर सिंह नजदीक होते हैं, आजम खान दूर हो जाते हैं। किससे? धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी से। दोनों हाथों में लड्डू रहते नहीं, कुदरत ये बताती है, बुजुर्ग ये कहते हैं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव हैं जो कि इस महारत में ये महारत उन्हें हासिल है कि वो दोनों लड्डू एक साथ रखना चाहते हैं दोनों ही हाथों में। लेकिन दोनों लड्डू हैं कि वो छटकते रहते हैं, और जब छटकते रहते हैं तो उनकी बूंदी बिखरती रहती है, और इस बिखराव से जो खबरें पैदा होती हैं समाजवादी पार्टी की छवि को धक्का पहुंचाती हैं। और जब ये वक्त बहुत नासाज चल रहा हो, यानी कि जब चुनावों का वक्त हो, ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। मोहम्मद आजम खान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़ा रसूख है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी हैं, लेकिन वो ये इन दिनों कह रहे हैं कि उनके और मुलायम सिंह यादव के बीच में कुछ लोग, दो लोगों का उन्होंने वैसे जिक्र किया है, नाम नहीं लिया है, वो ये फरमाते हैं कि कुछ लोग हमारे और उनके बीच आ गए हैं। तो क्या ये मान लें कि ये जो बीच में आने की बात है, इसकी स्वीकृति किसने दी? मुलायम सिंह यादव ने स्वीकृति दी है, या ये ट्रेसपास करके, ट्रेसपासिंग का चार्ज इनके ऊपर लगाया जाए, यानी कि ये जबरदस्ती अतिक्रमण करके घुस आए हैं? सवाल कई सारे हैं, लेकिन आजम खान इन दिनों कुछ खफा खफा से हैं। क्यों खफा खफा से हैं, हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। हम दो के लिए तो दुआ कर देना कि हमारे मामला बढ़िया हो जाए, क्योंकि हमारे मामला खराब करने में बहुत लोग कारीगरी दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि आप मिलकर मजबूत गाड़ी के पहियों की तरह सूबे को चलाएं, और उनको सेकुलरिज्म की पहचान मिले उत्तर प्रदेश में, उसमें यकीनन आपकी दुआओं को बहुत। जैसे मैंने कोई काम की कही और तुरंत लखुआ गए, वो पूछता है मुख्यमंत्री को मेरे बारे में उन्होंने क्या कहा, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए कि तुरंत करो, आप यहां क्यों आ गए? अगर उन्होंने कहा है सही न हो तो उन्हें समझा देना, कहा तुरंत कीजिए, आप यहां क्यों आ गए मेरे पास पूछें। हमारी बात को अगर एक अधिकारी आपसे पूछने कहेगा तो अनुभव कर लेना चाहिए कि अधिकारी को बेलगाम करके हटाइए, क्यों पूछता है हमारी बात। तो बड़ा सवाल यह है कि वाकई ये मोहब्बत है या फिर ये मजबूरी है। सियासी नजर से देखें तो जाहिर सी बात है मजबूरी ज्यादा दिखती है, मोहब्बत कम दिखती है। हाँ, अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत दिखती है, और बड़ा मुश्किल है समझ पाना कि आखिरकार इसको मोहब्बत समझा जाए या मजबूरी समझा जाए। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास में भी नहीं होगा। जब जब अमर सिंह करीब आते हैं तो आजम नाराज हो जाते हैं, और अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है, चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये साल चुनावी साल है, और सियासतदां कुछ भी हो जाए लेकिन चुनावों को हारना नहीं चाहता। एक प्रखर राजनीतिज्ञ या एक धुर राजनीतिज्ञ या एक जबरदस्त सियासतदां कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी सियासी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए वो हर कदम, हर पैतरा, हर राजनीतिक चाल चलना चाहता है जिससे कि उसकी जीत सुनिश्चित हो। और अब ऐसे वक्त में जब आजम खान भी त्राहिमाम करते हुए शरणागत हैं मुलायम सिंह यादव के सामने एक बार फिर से, तो आजम खान नाराज हो रहे हैं, और आजम खान ये कह रहे हैं कि कोई है
जो कि उनके और माननीय नेताजी के बीच में आया हुआ है। हमारे साथ में कई मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले एक त्वरित टिप्पणी हम मुरारी शरण शुक्ल जी से चाहेंगे कि वो एक टिप्पणी करें। दलित विचारक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुरारी जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। पहला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी समर है और ऐसे में इस वक्त में जब आजम खान ही लगातार फरमा रहे हैं कि हमारे और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के बीच में कोई है जो आ गया है, सियासी तौर पर कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को, और यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है या वाकई कुछ हकीकत में घटित हो रहा है? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी कहने को समाजवादी पार्टी है, लेकिन वैसे यथार्थ में तो वंशवादी पार्टी है। तो उनके पार्टी और पार्टी के नेताओं से दलित विषय पर कुछ अपेक्षा करना बेमानी होगी। उनसे कुछ ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती है। समाजवाद का जो मौलिक चिंतन इनके पूर्व के पुरोधा करते रहे, उन्होंने तो सामान्य दलित शोषित समाज के उत्थान का चिंतन उन लोगों ने किया कि समाज का वह तबका जो बहुत पिछड़ गया है विकास के दौर में, वह समाज और जातियों के बराबरी में आ जाए। लेकिन समाजवाद के नाम पर आजम खान कुछ और चलाते हैं, अमर सिंह कुछ और चलाते हैं, और इनके जो पूरे वंश और परिवार के कुनबे के लोग हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई भतीजे, इनकी पुत्र वधू, इनका राजनीतिक लिख कुछ और रहता है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनेक मुख्यमंत्री एक साथ काम कर रहे हों। अखिलेश यादव अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर कभी पूरे इतने समय के शासनकाल में नजर ही नहीं आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो बातें आपने कही हैं उससे कुछ सवाल हमारे भी जहन में आ गए हैं कि आखिरकार क्या समझा जाए और क्या ना समझा जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं लखनऊ से भी, हम जरूर लखनऊ चलना चाहेंगे। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी हैं जो कि नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ यावर हुसैन साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हैं जो आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, जरूर तब हम उनसे तारुफ करवाना चाहेंगे। यावर हुसैन जी, ये बात तो सर्वविदित है, कितना भी कुछ हम छुपा लें और कितना भी हम कुछ ना कहें, लेकिन बावजूद इसके वो स्वयं ही कह देते हैं कि कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई है जो हमारे रिश्ते खराब कर रहा है। तो बाहरी आदमी कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाहरी आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं। ये कौन है जिसकी तरफ इशारा आजम खान साहब कर रहे हैं कि उनके और मुलायम सिंह यादव के बीच जो रिश्ते हैं उनके खराब करने की कोशिश की जा रही है? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप घर के व्यक्ति हैं, इसलिए सवाल सीधा आपसे। यावर हुसैन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? भी व्यक्ति नहीं है जी। जी अब आ रही है आवाज आपकी। जी जी, हेलो, कहीं अपनी बात आपको बोलना। हाँ जी, देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हैगा कि कोई भी आदमी बीच में दरार नहीं डाल रहा हैगा। घर का हमारे कोई भी आदमी नहीं है जो बीच की दरार डाल रहा हैगा। बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं जो दरार डालने की कोशिश करते हैं। इस चीज को आजम साहब ने कहा होगा कि बाहर के कुछ लोग आ रहे हैं जो दरार डालने की कोशिश को कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं हैगा कि जो दरार डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि कौन आदमी हैगा जो दरार डालने की कोशिश कर रहा हैगा। अरे यावर हुसैन साहब, अब उसमें मुझे जो ऐसा आजम लगता साहब है, ने बात कही है कि उसमें तो बहुत से लोग भी आते हैं, इसमें तो बहुत से लोग आते हैं। नहीं, आपकी बातें आपके जी, चेहरे की भाव भंगिमा से मेल नहीं खा रही हैं। अगर आप भी अपने चेहरे को टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आप अपने चेहरे को देखिए, दर्शक क्या समझ रहे होंगे। आप सामने चीजों को झुटलाने का अगर प्रयास करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में चर्चा है, हर जगह ढिंढोरा पिटा हुआ है। वो कौन है जो बहुत नाखुश है? वो कौन है जो आजम को लेकर हमेशा तिरछा रहता है, टेढ़ा रहता है? वो कौन है जो इस वक्त माननीय मुलायम सिंह यादव के नजदीक हो रहा है और जिसकी वजह से कोई दूर हो रहा है? इसके बावजूद भी आप कहेंगे कि मनीष वाजपेयी, आप बताइए।
तो ये समझना बेहद दिलचस्प है कि वाकई कोई खटपट है या ये सिर्फ एक सियासी पैतरा भर है। बार बार लगातार आजम साहब की जो एक कह सकते हैं कि जो नाराजगी है वो सामने आती है, कभी तंज के रूप में और कभी ताना के रूप में, ये दोनों ही बातें हैं। हमारे साथ में खास मेहमान मुन्ना सिंह चौहान और यावर हुसैन रेशू साहब मौजूद हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, हम चाहेंगे कि आप ही सवाल का जवाब दें, क्यों यावर हुसैन रेशू साहब तो हमसे खुद ही पूछने लगे कि मनीष वाजपेयी जी आप बताइए कि आखिरकार दरार कौन डाल रहा है। मुन्ना सिंह चौहान जी। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल हम आपको बता दें हमारे साथ ये खास मेहमान हैं और इस समय आपके सामने ये स्क्रीन पे जो मेहमान दिख रहे हैं हम इनका एक बार तारुफ करवाना चाहेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ चौहान साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो फिलहाल खबर यह है, और जिस खबर को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब समाजवादी पार्टी का अगर जब हम जिक्र करते हैं तो सत्ताधारी दल है और बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के अंदर एका बना रहे। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी रणभेरी बच चुकी है उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, उसको लेकर उसके बाद में भी अब आजम खान थोड़े से तल्ख तक नजर आ रहे हैं, जुदा जुदा नजर आ रहे हैं, और साथ ही देखा जाए तो कुछ असहज भी नजर आ रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में आजम खान ने यह बयान दिया है कि कोई है जो उनके और मुलायम सिंह यादव के बीच रिश्ते खराब कर रहा है, कोई है जो बीच में आ रहा है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन आजम खान का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कद है, वो किसी भी बात को कहने से चूकते नहीं है, चाहे वो पार्टी को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, या फिर पार्टी से बाहर के लोगों की बात हो। हर मुद्दे पर सीधी साफ सपाट भाषा में वो बात करते हैं। अमर सिंह को लेकर कोई उनकी तल्खी जग जाहिर है, और आज जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद में सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है, क्या बिखरी बिखरी दिख रही है समाजवादी पार्टी, क्या बटी बटी नजर आ रही है, और क्या ये जो बिखराव है, ये जो दरार पैदा हो रही है, क्या हम ये माने कि आगे आने वाले दिनों में ये दरार और भी ज्यादा बढ़ेगी। लखनऊ से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मुन्ना सिंह चौहान, नेता राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। यावर हुसैन रेशू साहब भी मौजूद है। मुरारी शरण शुक्ल दिल्ली से मौजूद हैं। हिलाल नकवी जी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता इसमें मौजूद हैं। मनोज मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। चौहान साहब, मुझे लगता है कि आपको आवाज मेरी अब मिल रही होगी, तकनीकी व्यवधान खत्म हो गया होगा, और हम चाहेंगे कि आप कहें जो बात इस समय सामने दिख रही है, जिस बात को यावर हुसैन साहब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के सत्ता का संघर्ष है, और ये शुरुआत में आप याद करिए, आपके भी चैनल पर आया था जी। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था एक स्कूल में, और उस स्कूल में मुख्यमंत्री जी जब गए तो वहां के प्रबंधक ने कहा कि हम यहाँ के लेखपाल से परेशान हैं। तो मुख्यमंत्री जी का जब भाषण आया तो उन्होंने कहा कि नेताजी मुख्यमंत्री थे और मैं सांसद था, हमसे गांव वालों ने कहा लेखपाल हटा दीजिए, नेताजी की सरकार चली गई और हम लेखपाल नहीं हटवा पाए। तो ये कहीं कहीं या तो नेताजी के मुख्यमंत्री काल पर इशारा था या अपने ऊपर इशारा था। तो ये तो समाजवादी पार्टी में जो 4.5 मुख्यमंत्री हैं, ये उसी के सत्ता संघर्ष का बाहरी लड़ा रहा है, ये अपने आप में लड़ रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, आजम खान साहब जब कोई चीज अपने मनमाफिक करना चाहते हैं और उसमें कोई अड़ंगा आता तो दबाव के लिए वो मीडिया का सहारा लेकर के बयान देते हैं। आप बताइए, आजम खान साहब इतने बड़े मंत्री हैं और उनको एक जो है रिटायर आईएएस से अपना विभाग चलाना पड़ रहा है। आज इस सरकार में 1 दर्जन रिटायर आईएएस जो है, पंचम तल में 4 रिटायर हैं। अब तो प्रमुख सचिव भी वेंटिलेटर पर आ गए, गृह विभाग में है जी। तो ये सरकार अपना इकबाल खो दी है। अब एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालना चाहते हैं, और सबको पता चल गया है कि हम दोबारा आने वाले नहीं है। ये सत्ता का संघर्ष है।
आप देखा नहीं मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसकी स्टिंग ऑपरेशन हुई। स्टिंग ऑपरेशन की इतनी जल्दी है नहीं, कि सदन ही नहीं स्थगित हुआ, अभी उसको चला रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी हो जाए जी। तो आप देखो अभी एक इनके मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री हैं गोंडा के, वो कह रहे थे लाठी डंडे लूट पाट के दम पर ही अगली सरकार लाना है। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये आप किस यहाँ पे कह रहे हैं? ये उनका बयान, ये तो आप सिर्फ ये उनका बयान, ये उनका बयान सारे चैनलों पर चल रहा है, सारे चैनलों पर चल रहा है, इस तरीके सारे चैनलों पर चल रहा है। इसको तो देख लो पहले, बदनाम करे सरकार को। देखिए ये सरकार ने इस बात को दिया है, इसको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने नौकरियां लूट लिया, बताओ गलत बयानबाजी न करिए। देखो अब इनसे पूछो अरे क्या चल रहा है। सरकार जो कर रही है उसके बारे में सरकार तो खुद कर रही है। सरकार तो देखिए जमींदारी उन्मूलन एक्ट चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था कि गरीब आदमी अपनी जमीन का मालिक होता। उस जमींदारी उन्मूलन एक्ट को भी इन्होंने बदल दिया। कहीं किसी बिल्डर के दबाव में दलितों की जमीन पड़ रही थी, उसके जो है बिल्डिंग बनने में परेशानी हो रही, तो पूरा का पूरा कानून बदल दिया। अरे भैया क्या करना चाहते हो इस प्रदेश में? जंगल राज कायम करना चाहते हो? कानून के बारे में नई नई चीजें मालूम हो रही है, जंगल बदले दे रहे हैं, जंगल राज कायम करना चाहते हो? जिसको मीडिया दिखला पा रहा, कोई नहीं दिखला पा रहा, हम बता रहे हैं कि हम कानून। अब आप बताइए, इनसे पूछ लीजिए, यही बता रहे जमींदारी कहानी है। राजस्व संहिता के नाम पर आपकी मन सारा जमींदारी उन्मूलन बदल दिया है। दलितों की जमीन जो है बिना कलेक्टर के परमिशन के नहीं ली जा सकती, ऐसा कहीं कुछ नहीं। 4 एकड़ से कम में जो है उनकी बेची नहीं जा सकती थी, उसको उन्होंने बदल दिया। और कह रहे हमने कहाँ बदला? ये सरकार जो है शुद्ध रूप से आपस में लड़ करके जो फेल है, उसका भी एक तरीका है। आपस में किसी, अरे भाई जिसका आप इशारा कर रहे हैं नहीं कर रहे। अमर सिंह अब इनकी मजबूरी है, सरकार जाने वाली है, 5 साल इनके खिलाफ जांचें होंगी, कौन लाइजनिंग करेगा? चाहे जितना आजम खां बोले, ये तो उनको ला रहे हैं मई में राज्यसभा, इनकी मजबूरी है। यावरसन जी, क्योंकि जो दलाली हो रही है, जो काम हो रहा है, इसकी जब जांचें बैठेगी। दलाली यहाँ कोई नहीं कर रहा है। दलाली सिर्फ आप लोगों के मुंह से पता लग रहा है दलाली कर रहे हैं। ये आप लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए, सिर्फ बदनाम करने के लिए कि ये दलाली कर रहे। अरे दलाली कहाँ हो रही है? आप लोग किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? भैया लोकायुक्त के यहाँ किसके मंत्रियों की शिकायत हो रही है? हुए हैं लोकायुक्त के यहाँ किसकी शिकायत हो रही है? चलिए ठीक है। हिलाल नकवी साहब किया जा रहेगा। हिलाल नकवी साहब जी। चर्चा सिर्फ इस बात की थी, और ये इसलिए मौजूद थी चर्चा, वो इस वजह से कि ये चुनावी वर्ष है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, तमाम अब आने वाला जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमने ये देखा कि आजम खान साहब ये फरमा रहे हैं कि उनके और मुलायम सिंह यादव के बीच कोई आ रहा है, और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बयानों को अगर देखा जाए तो रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। क्या हम ये मान लें कि समाजवादी में बिखराव हो रहा है? क्या हम मान लें कि समाजवादी का जो अल्पसंख्यक चेहरा है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो उससे अलग हो रहे हैं? एक ही मंत्रिमंडल में एक गुट बन गया है, और वो गुट अल्पसंख्यकों का एक गुट है जो कि अलग होना चाहता है, जो कि चाहता है कि अब इससे हमें निजात मिले। और ये कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये बहुत हो चुका, ये ले अपनी लकुट कमरिया और बहुत ही नाच नचायो। ये तो आपने नई चीज बता दी। मैं आपको बताऊंगा। तो आप नई चीज बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक का एक गुट अलग होना चाह रहा है। ये कहां से ये बात आई? चलिए ये सर कहां से ये बात आ रही है? देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, पहली उसके अंदर उसमें हमारे 2 बात कहनी। पहली बात ये है कि ये कौन सी नई बात हुई। अगर आपको याद होगा कि 2009 में बिल्कुल इसी तरह का आपस में जो झगड़ा हुआ था, जिसमें बेनी बाबू भी अलग हो गए थे, आजम खान साहब भी अलग हो गए थे, उसके अंत जयप्रदा को भी लेकर के झंझट हुआ था, अमर सिंह साहब जो है वो भी अलग हो गए थे। तो ये जो है 2009 में हम इस सब चीजों को देख चुके थे। फिर 2012 में जब हम आते हैं तब फिर सबके सब एक हो जाते हैं, सब गलबैया हो जाता है, सारा सब मामला ठीक हो जाता है, सरकार दोबारा चल निकलती है। अब दोबारा फिर वही बात है कि जो मुन्ना सिंह साहब कह रहे हैं कि ये बात बहुत साफ समाजवादी पार्टी जो है वो पढ़ रही है कि उन्हें जो है अब की वापस नहीं आना है।
निश्चित रूप से केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल बैठाने के लिए अमर सिंह साहब से बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो मुलायम सिंह यादव जी के लिए इस वक्त आजम खान साहब इतना जरूरी नहीं रह गए जितना जरूरी अमर सिंह साहब रह गए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, उन्हें ये इलेक्शन हारना है, और जब उनको ये इलेक्शन हारना है तो निश्चित रूप से आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। नेताजी बहुत दूरंदेश हैं, वो जो है वो निश्चित रूप से जानते हैं कब किसकी हमको आवश्यकता है और कब किसकी हमको आवश्यकता नहीं है। तो अब आजम खान साहब की सार्थकता जो है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इन चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है वो निश्चित रूप से देख रही है कि उनका आगे जीतना जो है वो लगभग असंभव सा है। और ऐसा नहीं कि हम कह रहे हो, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी जो है वो बराबर कहते रहे कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्षेत्र में नहीं जा रहे, आपकी सबकी रिपोर्टें हमारे पास है, आप लोग दलाली में लगे हुए हैं, अगर आपको यही करना है तो आप कोई उद्योग क्यों नहीं खोल लेते, कोई अन्य व्यवसाय क्यों नहीं कर लेते, जो राजनीति में आए हैं उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव साहब इस तरह के लगातार नसीहतें जो है वो अपने राजनीतिक दल को देते रहे। रही बात इसकी कि इसका नतीजा क्या होगा, तो देखिए आजम खान साहब जो है वो रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तक की इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जयप्रदा जी को हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, जयप्रदा जी जो है जीत गई थी रामपुर से। तो आजम खान साहब की इसलिए कोई चुनाव में भी कोई बहुत ज्यादा सार्थकता नहीं है। और आपने ये बात आप आजम साहब के चेहरा जो है इतना ज्यादा निश्चित रूप से ऐसा चेहरा है, ऐसा तो फिर आपको दिखाई दे रहा होगा। आवश्यकता समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और रहेंगे, और जब उनको ये दिखाई कुछ बातें तथ्यों के आधार पर तब उनको इस आवश्यकता नहीं रहती। रेशु जी जो बात कह रहे हैं, हिलाल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, आएंगे तो सबसे पहले 18.5% रिजर्वेशन पूछा जाएगा। जी हिलाल साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा। यावर हुसैन साहब ऐसे कह रहे हैं, कुछ बातें तथ्यों के आधार पर हम देख लें यावर हुसैन साहब तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बातें चर्चा में बेहतर नहीं होती हैं, तथ्यों के आधार पर आप देख लें तो चीजें साफ हो जाएंगी कि आजम साहब कितने बड़े नेता हैं। आप 2009 की बात कर रहे हैं जी, 2009 की बात क्या थी? देखिए आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं और खासतौर से हमारे मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के काफी सरकार मुसलमानों और हिंदुओं के बल पे नहीं चला करती, नहीं जा सकती है। आप कैसी बातें करते हैं यावर हुसैन साहब? आप एक संवैधानिक देश में हैं। अभी आप ही द्वारा कहा जा रहा है, अभी आप ही द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी जरूरत नहीं है। नहीं मैंने नहीं कहा, माफ करिएगा रेशु साहब, की अब जरूरत नहीं है। रेशु साहब आया जाए, देखिए आपने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इनकी जरूरत नहीं है, ये चौहान साहब कह सकते हैं, हिलाल साहब कह सकते हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इनकी जरूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा, आप ये बात कह रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है, मैंने नहीं कहा है। अब ऐसे नए आदमी का नाम जोड़ रहे हैं कि उनकी हमें जरूरत है। नहीं मैंने ये बात नहीं कि अभी मैं आपके पास में आऊंगा। मनीष शुक्ला जी के पास में मैं जाना चाहूंगा, मनीष शुक्ला जी के पास में जाना चाहूंगा। कोई भी बात अगर अमर सिंह साहब को नया आदमी कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो दोस्त बैठे हुए हैं, उनके भी दिन बहुत सरल नहीं आने वाले आगे। अगर वो अमर सिंह साहब को कह देते वो नया आदमी है, अरे साहब समाजवादी पार्टी के जो आज तक की जो उसका राइज हुआ है, उसका अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा श्रेय ले सकता है, ये समाजवादी की मेहनत ले सकते हैं। समाजवादी की बाद समाजवादी पार्टी को मेहनत स्थिरता देना, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये बात पैसे भी विशेष सीबीआई जांचों से उनको महफूज रखना, इन सारे कार्यों में अमर सिंह साहब बहुत आवश्यक व्यक्ति इस वक्त। समाजवादी आज अगर ऊंचे है तो आजम खान की वजह से, मुलायम सिंह यादव की वजह से, शिवपाल जी की वजह से है और हमारे अखिलेश यादव जी की वजह से। बात मैं कर रहा हूं यहां पर अमर सिंह और आजम खान को लेकर, क्योंकि यह अलग बात है कि आजम साहब अपने ही अंदाज में बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके और मुलायम सिंह यादव के बीच में कोई आ रहा है। और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साल चुनावी साल है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश करेगी ही करेगी, जो कि उसे बतौर सियासी दल करना भी चाहिए। लेकिन ये जो बिखराव हो रहा है, क्या इससे उनके सपने साकार हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और चर्चा में ही यावर हुसैन साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, वो अमर सिंह को एक नया आदमी करार दे रहे हैं। हम चाहेंगे यावर हुसैन साहब अपने इस स्टेटमेंट पर कायम रहे और ये बात सुर्खियों में रहे कि क्या वाकई अमर सिंह साहब एक नए आदमी हैं या फिर वो अपनी बात को बैक करेंगे अपने आप को। मनीष शुक्ला जी, जो यावर हुसैन साहब ने जितनी बातें कही, और ये बात बहुत सच है
कि दिल्ली में अगर राजनीति करनी है, दिल्ली में तमाम राजनीतिक दलों के साथ अपने संबंध बनाकर रखने हैं। ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं कि ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं कि अमर सिंह नए आदमी है। मैंने तो अमर सिंह का नाम लिया ही नहीं। आपने क्या व्यक्ति विशेष की बात की, अब आप उस व्यक्ति विशेष में किसको निकाल दे रहेंगे, ये तो चलिए मैं तो वो शख्स निकाल दे रहेंगे कि मैंने किसके बारे में। श्रीमान यावर हुसैन साहब, मैं तो वो शख्स हूं कि अगर मैं गलती करता हूं तो मैं तुरंत कहता हूं कि कृपया करके मुझे माफ करिए, लेकिन अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो उस नए आदमी का साफ तौर पर नाम बताइए। मैंने गलती की होगी तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो आप नाम बताइए। मैंने ये बात नहीं कही, तो आप बताइए। व्यक्ति विशेष की बात कही, आपने नाम, आपने नए आदमी का जिक्र किया तो मुझे वो नाम बताइए ना। आप इशारों में बात क्यों करते हैं? नए आदमी का जिक्र किया जब मैं कह रहा हूं आपसे, आप नए आदमी का बताइए ना कि आप उस चीज को कहां ले जाके जोड़ना चाह रहे हैं। अरे आप खत्म करिए ना, मैं वहां नहीं ले जाके खत्म कर दीजिए, आप बताइए नाम। ये तो हमारे आजम साहब सब कहेंगे। आप अपना नाम बताइए। ये तो आजम साहब बताएंगे कौन नया आदमी है। नहीं, आप कह रहे हैं ना आजम साहब को बताइए। ये तो आजम साहब बताएंगे कि कौन आदमी हैगा। मनीष शुक्ला जी, इनकी मोहब्बत और मैं काहे के लिए किसी आदमी का नाम लेने लगा सर? मैंने, आपने जो बात कही उसी बात पे मैंने बात कही कि आप किसी व्यक्ति विशेष को क्यों ला रहे हैं। नहीं, मैंने व्यक्ति विशेष को नहीं लाया हूं, ये बातें जगजाहिर है और ये बातें एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं। मनीष शुक्ला जी, हम चाहेंगे, आप चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं, ये जो मोहब्बत और मजबूरी के बीच जो एक लाइन ड्रॉ करनी है, हम चाहेंगे कि आप बात रखें। देखिए मनीष जी, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से सरकार और संगठन दोनों अंतर्विरोधों का शिकार है। और अगर केवल सपा सुप्रीमो के बयान को उठा लिया जाए, रामगोपाल जी के और शिवपाल जी के, तो लगातार नेताजी ने कहा, कभी कहा राज्य मंत्री, हमारे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कभी कार्यकर्ताओं को ऊपर दोष मढ़ा। शिवपाल जी ने कहा सिपाही भर्ती घोटाले में हमारे जिलाध्यक्ष और विधायकों ने पैसा लिया। ये तमाम तरह के अंतर्विरोध के बयान आए। तो पहले तो जो सत्ता संघर्ष परिवार का था, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो लोग इनके परिवार में मुख्यमंत्री बनने के लिए दावेदार थे, उनका अंतर्विरोध था। और अब जैसा कि अभी मुन्ना सिंह जी ने कहा, हम लोग भी सुबह से देख रहे हैं कि एक इनके मंत्री जो गोंडा से आते हैं, उन्होंने कहा किसी तरीके से मार पीट कर 2017 में सरकार बनानी है। ये सीधे सीधे इंगित करता है कि जो 4 साल की सरकार है वो पूरी तरह फेल्योर साबित हुई है और चुनाव में हार को आसन्न देखकर अब इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। रही बात आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब जब ऐसी स्थिति में आए हैं तब उन्होंने मीडिया का सहारा लिया है, प्रेस का सहारा लिया है, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी स्वयं प्रेस को भेजी है। तो अब आजम खान साहब 4 साल के बाद उनको ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति के नाम पर वो बाहर हुए थे और उस व्यक्ति को निकाले जाने के बाद उस दल में आए, अब फिर उसकी नजदीकी सपा सुप्रीमो से बड़ी है। पिछले 6 महीने में कई मंचों को उन्होंने शेयर किया है, तो निश्चित रूप से आजम खान साहब को वो डर सता रहा है। तो अब वो मीडिया के माध्यम से नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। और मूल विषय यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और अगला चुनाव जो आसन्न चुनाव है उसमें चुनाव में हार को सीधे देख रही है। तो देखने के पश्चात इस तरह से घटनाएं घटती हैं, कुछ लोग दल में जोड़े जाते हैं, कुछ लोग दल छोड़ के बाहर जाते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में एक चीज तो साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार अपने कर्मों के नाते प्रदेश के अगले अपने कर्मों के नाते ही सत्ता में आएगी 2017 में। देखिए यावर साहब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन आपने सब लोग जब बोलते हैं तो आप इंटरप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि बहस की मर्यादा है कि आप बोलिए तो हम सुने, हम बोले तो आप सुने। और मैं मनीष जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर उनके मुंह से, यादव साहब के मुंह से कुछ गलत निकल गया तो देखिए अमर सिंह और आजम खान बड़े नेता हैं, और अगर अमर सिंह की एंट्री होगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में उनका एक दबदबा रहेगा।
तो अगर कोई बात गलती से यावर साहब के मुंह से निकली है तो उसको विषय न बनाकर डिबेट का जो इशू उस पर चला जाए, क्योंकि जो आज बैठे हैं यावर साहब, वो आज ऐसी दहलीज पे खड़े हैं कि इधर कुआं उधर खाई है। इधर आजम खान साहब अभी दल में बने, उनका पक्ष लेना उनकी मजबूरी है। उधर आजम खान साहब आ गए और अरे अमर सिंह आ गए और आजम खान निकल गए, तो इनकी मजबूरी रहेगी। तो इनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए। मुरारी शरण शुक्ल, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये उत्तर प्रदेश में जो नूरा कुश्ती चल रही है, मुरारी शरण शुक्ल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? वैसे मुन्ना सिंह चौहान जी, आपने जो बातें कही और बहुत संक्षेप में आपने बहुत सारगर्भित भाषण दिया, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जो बातें लोग लाग लपेट के कहते हैं, जो बातें लोग डिप्लोमेटिक होकर कहते हैं, आपने वो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कर दी। और जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल साफ तौर पर संदेश दे गया कि दरअसल उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि जो कुछ इस समय चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, वो कितना नफा और कितना नुकसान, उसको भी और खास तौर से आपको भी कुछ फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए मनीष जी, उत्तर प्रदेश में चपरासी से लेकर के प्रमुख सचिव तक और संतरी से लेकर के मंत्री तक सब लोग जो है अपने अपने हितों को साधने में लगे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि अब हमें वापस आना नहीं है। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब ये बात सही कह रहे हो कि कौन विकल्प बनेगा, ये अभी इस सरकार का जाना तो तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकल्प कौन बनेगा ये अभी जनता के मुख पर नहीं आ रहा। उसके लिए जो आने वाले 3-4 महीनों में जो जन समस्याओं के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश में 4 चीजों पर चुनाव होने जा रहा है। पहला तो कानून व्यवस्था, दूसरा भ्रष्टाचार। यादव सिंह तो केवल एक फुंसी है, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कैंसर हो गया है। कौन सी पार्टी कौन इसका विकल्प तैयार करेगी कि लोगों को विश्वास होगा कि हमारे आने पर इनका होगा। दूसरा जो 27% का आरक्षण है, नौकरियां लूटी जा रही हैं, जिले विशेष खास लोगों को दी जा रही है, अति पिछड़ों का हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो कौन से नेता पर विश्वास होगा अति पिछड़ों का कि नहीं इनको इनकी सरकार बनेगी तो हमारा लाभ जो हमारा कोटा है हमको मिलेगा। किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो ये 4 मुद्दे उत्तर प्रदेश में है। ये जनता के बीच में जिस पार्टी की जिस नेता की विश्वसनीयता होगी उसी को जनता जो है विकल्प मान करके वोट देगी और विकल्प बनेगा। लेकिन समाजवादी थोड़ी आगे की है तो सारे नेता मान चुके हैं जी, दबे जबान में कहते भी हैं। जी जी जी, ये बातें मुन्ना सिंह चौहान जी थोड़ा सा आगे की है। दरअसल चर्चा हमारी आजम खान को आना नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बातें थोड़ी आगे की हैं कि कौन किस तरीके से रणनीति बनाएगा। लेकिन चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर वो चाह रही कि दोबारा वो सत्ता में आए। लेकिन जिस तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा है और जो हम तक जो सूत्र हैं, जो हमारे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उसके मुताबिक भले ही यावर हुसैन साहब ना माने, लेकिन मंत्रिमंडल में खुद एक गुट बना हुआ है, खुद अल्पसंख्यक नाराज हैं। ये अलग बात है कि यावर हुसैन साहब ना माने, वो उनकी अपना वर्जन हो सकता है, वो स्वतंत्र हैं मानने ना मानने के लिए। लेकिन एक बात है हिलाल नकवी साहब, सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, ये ऐसा क्यों होता है? ये इतनी लड़ाई, ये इतनी जो बीच में मतभेद है अमर सिंह और आजम के बीच में, ये मतभेद क्यों है? क्यों मुलायम सिंह इसको निपटा नहीं पाते हैं? ये इतनी बड़ी दरार है कि धरती पुत्र भी धोबी पाठ नहीं कर पाते हैं, धोबी पछाड़ दांव उनका फेल हो जाता है। क्यों? देखिए मनीष जी, ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है और आजम खान साहब में और अमर सिंह साहब में आपस में किस बात को लेकर बैर है, कौन से वो कारण है जिसकी वजह से वो इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इससे पहले इनकी शिकायत थी जब कल्याण सिंह को अपने साथ में ले लिया था तो कल्याण सिंह को लेकर के छोड़ी थी पार्टी। अब अमर सिंह को लेकर के फिर से एक दिक्कत हो रही है। वैसे देखा जाए तो आजम खान साहब को अक्सर लोगों से दिक्कत हो जाती है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो।
चाहे वो उनके अपने विभाग के लोग क्यों ना हो, चाहे उनके विभाग के IAS ऑफिसर्स क्यों ना हो। हम लोगों ने देखा था टेलीविजन के ऊपर एक उस पे था जिसमें मीटिंग के अंदर, भरी मीटिंग में एक IAS अधिकारी को देर से आने पर उनके जितने भी उनके रिश्तेदार थे उनको सबको याद कर लिया था उन्होंने, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चलाई गई थी कई दफा। तो देखिए ये आजम खान साहब का एक उनका अपना राजनीति का तरीका ही हम कह लें कि उनका ये अपनी राजनीति का तरीका है और इस राजनीति को करते करते काफी लंबे अरसे तक ही सफल भी रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव जी जो है उनको भी आगे अपनी पार्टी को भी देखना है, उनको आने वाले बुरे वक्त का एक साथी भी चाहिए है, तो वो उसके लिए अमर सिंह साहब से बेहतर उनको कोई दूसरा साथी नहीं मिल रहा है। अमर सिंह साहब ने भी ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन ना लड़ा हो, ऐसा नहीं है जो है वो और किसी के दोस्त ना रहे हों, काफी लोगों के दोस्त रहे, उन्होंने उनको बाकायदा समझौता करके इलेक्शन भी लड़वाया था, वो भी हम लोगों ने सबने देखा था। तो ये जो है ये एक बड़ा अजीब और गरीब घालमेल उसके अंदर बना हुआ है। लेकिन हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि उसके अंदर अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो काफी नाराज है, और ये केवल मंत्रिमंडल का ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को वो ये कि इनका अल्पसंख्यक जो मतदाता हुआ करता था वो इनसे खिसक गया है, और इसी वजह से इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ के पर आते हैं और उनको यहाँ आने नहीं दिया जाता है, उनको हर तरह से कोशिश की जाती है कि वो यहाँ आए तो वो किसी तरह का भाषण ना दें, कोई रैली ना अटेंड करने पाए, किसी तरह के लोगों को संबोधन ना करने पाए, तो ये अपने आप में उनके अंदर की बहुत ज्यादा बौखलाहट को दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि अगर एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा जाता है कि वो भड़काऊ भाषण देते, तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है वो भड़काऊ भाषण ना दिए हों, उन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन उनकी किसी भी रैली के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है मुलायम सिंह यादव साहब के अंदर, समाजवादी पार्टी जो पूरी है वो उसकी जो रणनीति बन रही है उसके अंदर भी, और इसके अंदर हमको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब आजम खान साहब जो है वो समाजवादी पार्टी की जो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स है उसके अंदर उतनी रेलिवेंस नहीं रखते हैं जितनी रेलिवेंस जो है वो अमर सिंह साहब रखते हैं। जी मनीष शुक्ला, क्या ये महज एक ऐसा तो नहीं कि ये सियासी स्क्रिप्ट हो आजम खान की किसी खास फायदे के लिए? मनीष शुक्ला, देखिए आजम खान, यद्यपि आजम खान जी ये काम पिछले 4 साल में उसके पहले भी कई बार कर चुके हैं, जब उनको अपनी बात मनवानी होती है और वो सीधे न कह पाते हैं तो मीडिया का सहारा लेके सब करते रहते हैं। लेकिन चूंकि मामला अमर सिंह जी का है, अमर सिंह जी को लेके तलखी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, अमर सिंह और जयप्रदा को लेकर। तो आज अमर सिंह की अगर एंट्री हो रही है, आजमगढ़ में जिस तरीके से उनको मंच पर बैठाया गया, लखनऊ में भी मंच पर बैठाया गया, तो अमर सिंह को आहट हो गई है कि इनको आजम खान जी को आहट हो गई है कि अमर सिंह की एंट्री समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो निश्चित रूप से असुरक्षा की भावना उनके अंदर आई होगी और इस तरह से वो बात करने लगे, तो ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है। आजम खान वैसे भी विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। भारत माता से लेकर विभिन्न इशूज पे, अपने नेताजी के जन्मदिन को ही इन्होंने बता दिया था कि दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के पैसे से मनाने जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की कंट्रोवर्शियल उनका चरित्र है। पूरे चरित्र को देखिए, उनके पूरे राजनीतिक जीवन को देखिए, तो वो लगातार ऐसी ही बात करके, ऐसी ही बात को कह के अपनी प्रासंगिकता साबित करते रहते हैं। जी यावर हुसैन जी, क्या वाकई आप ये मानेंगे सब कुछ ठीक है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, सब कुछ फील गुड वाला है, कि कहीं कुछ दिक्कत है? आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत आप मानते कि हाँ कुछ तो परेशानियां हैं, यूं ही कोई अनर्गल प्लाप नहीं किया करता है? मनीष जी देखिए, ऐसा हैगा कि जब कोई सरकार अच्छी चलने लगती है, जब कोई भी सरकार अच्छी चलती है और उत्तर प्रदेश में एक सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो विपक्षियों का सिर्फ ये काम होता हैगा कि हम कमियां कहां से निकालें, किस तरीके से कमी को ढूंढ के लेके आए। कोई बात अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको किसी ना किसी से जोड़ दिया जाता हैगा। अभी मनीष जी ने, जब मैं बीच में मनीष जी बोल रहे थे तो मैं बीच में बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे रोक दिया कि नहीं आप, मतलब कि मैं आपकी बात पूरी सुन रहा था, तो मैं बहुत कायदे से सुन रहा था सबको। अभी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आजम साहब का कद वो कद हैगा कि जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। अगर उन्होंने दाऊद इब्राहिम के लिए कहा तो कोई ना कोई उनके पास सत्य होगा, काहे नहीं उसके ऊपर चर्चा करा ली गई, उसको काहे नहीं खत्म करवा दिया बीच से?
तो देखिए ऐसा हैगा कि अगर वो इतना बड़ा नेता जो भी अगर कोई बात कह रहा है तो बिना किसी बुनियाद के कोई बात नहीं कह रहा है। मंगाया मुझे बोल लेने दीजिए, मुझको अपनी बात कर लेने दीजिए। कोई भी नेता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, अभी पूरा 1 साल बाकी है, आपने आकलन निकालना चालू कर दिया कि हर आदमी बहुत परेशान है। अरे कौन आदमी परेशान है? हर आदमी अपनी अपनी जगह पे खुश हैगा। जहां जो गलतियां हो रही हैं उनको वैसी सजा दी जा रही है। और हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बिखराव नहीं हैगा। जो आप लोग हर आदमी आकलन लगाए ले रहे हैं कि उन्होंने किसके लिए कहा, ये तो वही बता सकते हैं। आदम साहब बता सकते हैं हुई है। आप समाजवादी पार्टी की सरकार की क्या विशेषता बता रहे हैं? ये आकलन हम या विपक्षी सरकार आपकी पैरालाइज हो गई है। वो कौन आदमी है जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मिली थी उत्तर प्रदेश में, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे उत्तर प्रदेश के लिए। बात नहीं है, देश के सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश है। बैसाखी चल रही है। 2007 में 17 में हम फिर सरकार बनाएंगे। चलिए, मुरारी शरण शुक्ल कुछ कह रही है। मुरारी शरण शुक्ल दिल्ली से हमारे फिर रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। यावर हुसैन जी आप रुकिए, मुरारी शरण शुक्ल आप अपनी बात को कहिए। आप पूरे उत्तर प्रदेश में रीजनल जी पूरे उत्तर प्रदेश में रीजनल डिवाइड नजर आता है। आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम आप दिखा दीजिए, कहां आपने विकास किया। पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मिली थी उत्तर प्रदेश में। अगर किसी के सहारे पर आपकी सरकार होती तो आप रोना रोते कि इस कारण हम काम नहीं कर पाए, उस कारण काम नहीं कर पाए, उस पार्टी के कारण हमें समस्या हुई, उस नेता के कारण समस्या हुई। अरे सरकार पूर्ण बहुमत की आपकी है। उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद कहने के स्थान पर आप रोना रो रहे हैं। आजम खान तो उस ठगी हुई प्रेमिका जैसी बात कर रहे हैं जिसका प्रेमी नई प्रेमिका ढूंढ लिया हो, और ये अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी के नेताओं की वो हालत हो गई है, इनके कैबिनेट की हालत वो हो गई है जो हारती हुई टीम की हालत निकम्मापन हो जाती है। जब एक दूसरे पर भाई आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा निकम्मापन हो गया? कौन सी ऐसी बात हो गई जिसको आप कह रहे हैं? मुरारी शरण शुक्ल आपके तक आवाज पहुंच रही है लखनऊ की? जी पहुंच रही है। जी मैं मनीष जी, असल में इनकी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है उत्तर प्रदेश में। 4 साल से अधिक समय हो गए ये उत्तर प्रदेश में विकास नहीं कर पाए, जनता के पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतर पाए, जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। इनके सारे मंत्री, सारे नेता सुपर सीएम बनने की होड़ में खड़े रहे, एक दूसरे से ऊंचा अपने आप को साबित करने का प्रयत्न करते रहे, जनता की आकांक्षाओं का ये मजाक उड़ाते रहे। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, बगल के रेणुकूट और तमाम जो एरिया है वहां चले जाइए, विकास दिखा दीजिए। जरा बिंडमगंज चले जाइए, कन्हर नदी के किनारे पर चले जाइए, जरा रिहंद डैम के एरिया में चले जाइए, जरा सोन नदी के किनारे पर चले जाइए और विकास आप दिखा दीजिए। कहां चला रहे हैं सरकार हमारे अखिलेश यादव जी? कभी सुपर सीएम बन जाते हैं मुलायम। चलिए ठीक है, आजम खान वक्त चूंकि कम है हमारे पास में, वक्त कम है। आज अमर सिंह जी चौहान साहब बोलिए, चौहान साहब बोलिए। मनीष जी देखिए, मनीष जी उत्तर प्रदेश में आजम खान जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं बहुत बड़े अल्पसंख्यक के नेता हैं, तो इस सरकार ने जो 2000 नारा दिया था 2012 में कि हम अक़लियत को 18% आरक्षण देंगे, आजम खान को नाराज होना चाहिए इस पर कि क्यों 18% आरक्षण नहीं मिला। आज फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी का चेयरमैन नहीं है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम पूरे देश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से धूल फांक रहा है, जिसमें अक़लियत के बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए सस्ते ब्याज पर उनको पैसा मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम काम नहीं कर रहा है, साहब को पता नहीं है, भगवान मालिक है इनको, जब उनको जानकारी नहीं है तो इनसे कौन बहस की जाए। तो आज जो है 27% के आरक्षण में अक़लियत के भी लोग आते हैं। अक़लियत की बहुत सी बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं चौहान साहब। ये मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए और ये मुश्किल है उनसे जुड़े हुए तमाम नेताओं के लिए। चौहान साहब क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा पाएं, लेकिन ये बात तो तय है कि जब भी बात अमर सिंह और आजम खान की होती है
तो समाजवादी पार्टी के लिए स्पष्ट तौर पर कोई राय रख पाना ये बहुत मुश्किल होता है, और ये मुश्किल हम तमाम नेताओं के चेहरों पर देखते भी हैं। ये अलग बात है कि यावर हुसैन साहब भी कुछ कहें या ना कहें, लेकिन ये सिर्फ बात यावर हुसैन साहब की नहीं है, ये तमाम उन नेताओं की है जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमर और आजम को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कह पाते हैं। फिलहाल ये उनका मसला है, ये भी बात सही है, लेकिन अब सरकार में वो कैसे आएंगे ये भी उन्हीं को ही देखना है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। चौहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, यावर हुसैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात यहां पर रखने के लिए। मनीष शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हिलाल लखवी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखने के लिए। मुरारी शरण शुक्ल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो फिलहाल ये पार्टी को तय करना है कि कौन उनके लिए फायदेमंद है और कौन इनके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि सियासत है जो थोड़ी सी निर्मम हो जाती है। सियासी दल अपने ही तरीके से काम करते हैं, जब तक फायदा तब तक वो साथ में है, जब फायदा नहीं है तो साथ में नहीं भी।